नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इंस्ट्रूमेंट का, या आपके पास इंस्ट्रूमेंट का है फोलिज कैथेटर। फोलिज कैथेटर के दो इनलेट होते हैं, एक आउटलेट समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेन पोर्ट होता है, एक साइड वाइज पोर्ट होता है। जो मेन पोर्ट होता है इससे हम यूरिन बाहर जाता है, ठीक है। इससे हम कनेक्ट करते हैं जो यूरिनरी बैग होता है, यूरिनरी बैग कलेक्ट करते हैं। इस वाले पैड से हम एयर पुश करते हैं या नॉर्मल सनाइल पुश करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम बता रहे हैं। आप जब टिप पे देखेंगे तो एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग से यूरिन इसके अंदर आती है और जाती है। उससे पहले एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, ये वाला जो है, इसी में जब हम इससे एयर डालेंगे तो ये फूल जाएगा, या हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे तो ये फूल जाएगा। ये फूल जाएगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर का नेक होता है उसमें फंस जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लैडर है, हमने इसके अंदर डाल दिया, अब डालने को कितना डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम बाद में खींचते हैं तो इसको यहाँ पे फंसने के लिए जब ये वाला पार्ट यहाँ पे फुल कैसे हो जाएगा तो यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा अंदर, यहाँ से यूरिन इसमें जाता रहेगा और इसमें आता रहेगा। तो इसमें जो ये बल्ब है इसको फुलाने का काम इससे करते हैं। आप एयर भी डाल सकते हैं NS, क्योंकि नॉर्मल सलाइन ज़्यादा सेफ होता है तो हम प्रेफर नॉर्मल सलाइन। अब इसका अमाउंट उस पर लिखा होता है किस साइज में कितना डालना है। यूजुअली हम 5 ml से 10 ml तक डाल सकते हैं। 5 ml में इतना इनफ होता है कि वो कवर कर ले। साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग उसमें अमाउंट फिक्स होता है। जब इसको डालने के बाद इसमें एक वायर होता है, इस वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये वायर क्या करता है, वायर इसको ब्लॉक किए रहता है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे तो यहीं से यूरिन आने लगेगी ब्लैडर से। जब आप इस वायर को निकालेंगे तब इससे यूरिन आना शुरू होगा और उस समय आप यहाँ रोक के इसको और उससे यूरिनरी बैग से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास, फोलिज कैथेटर। इसमें टिप पे अपर्चर होता है, एक बल्ब होता है जो कि जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर के नेक में फंस जाता है और स्टेबल पर रहता है। ये मेन पोर्ट है जिससे यूरिन आता है, यूरो बैक करंट करते हैं। ये साइड वाइज पोर्ट है जिससे हम NS या एयर पुश करके, कभी कभी जब हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिरिंज से इसमें मान लीजिए हमने अगर NS भरा तो NS को खींच लेते हैं बाहर, या अगर हमने एयर भरा है तो एयर को इसको बाहर खींच लेते हैं। तो क्या हुआ, जो इन्फ्लेटेड था वो डिफ्लेट हो जाएगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। एयर के साथ समस्या तो कभी कभी हम NS डालते हैं लेकिन NS के साथ साथ इसमें एयर भी आ जाती है, तो हम NS तो निकाल लेते हैं, एयर निकलने में दिक्कत तो फोलिज कैथेटर फंस जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, कई बार ऐसे केसेस दिए क्लिनिकली, तो एक नीडल से यहाँ पे पंचर कर दीजिए। यहाँ नीडल से जब पंचर कर दें, ये कहीं बुक में नहीं मेंशन, हम लोगों का अपना जुगाड़ू मेथड है। पंचर कर देंगे तो एयर जो इसमें होती है लीक कर जाती है, निकल जाती है, यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर निकल जाता है फोलिज। कभी कभी ये करने के बाद भी नहीं और ज़्यादा खींचने में ब्लीड कर जाता है तो वहाँ पे हमें सर्जरी वालों की हेल्प लेना पड़ता है और सर्जरी वाले उसको फिर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम की जैसा आप देख रहे हैं 10 ml का एम्पूल है, 1 मिलीग्राम पर 1 ml आता है। 10 ml का एम्पूल है टोटल और 1 मिलीग्राम पर 1 ml आता है। मिडाजोलाम जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडायज़ेपाम, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडायज़ेपाम है और इसको कोई भी सीजर हो, कोई भी सीजर के एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे रामबाण ड्रग होती है। कोई भी सीजर आया बच्चा, सबसे पहले मिडाजोलाम का हम देते हैं एक्यूट अटैक को रोक, उसके बाद हम वालप्रेट लेब्रा जो भी वो करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज करते हैं, हालांकि स्टेटस एपिलेप्टिकस का ड्रग ऑफ चॉइस लोराजिपाम होता है। लोराजिपाम नहीं है तो डायाजिपाम दे सकते हैं। तो हमारे पास लोराजिपाम अवेलेबल होता नहीं तो हम डायाजिपाम ही देते, मिडाजोलाम देते हैं। मिडाजोलाम नहीं है डायाजिपाम। हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, यहाँ पे है नहीं लेकिन एग्जाम में रखिए, डायाजिपाम। डायाजिपाम क्या होता है, 10 मिलीग्राम पर 2 ml आता है, यानी 5 मिलीग्राम पर 1 ml आएगा। सेम चीज़ें हैं, डोज आपको कैसे याद करना है, LMP याद कर सकते हैं, LMP, ठीक है। L से लोराजिपाम 0.3 ml पर kg, 0.3 ml पर kg। M से मिडाजोलाम 0.1 और LMD याद करेंगे, LMD डायाजिपाम 0.1 ml पर kg, मिडाजोलाम 0.2 ml पर kg और लोराजिपाम 0.3 ml पर kg।
ये तीनों ही एक्यूट अटैक ऑफ सीजर तीनों बेंजोडायजेपाम हैं। तो आपके यूजेज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वायल का। वायल हमारे पास 4 तरीके के वायल होते हैं और हर तरीके के वायल का अपना सिग्निफिकेंस है, अलग अलग चीज़ें यूज की जाती है। सबसे पहला वायल होता है जिसका कैप रेड कलर का होगा, इसे बोलते हैं प्लेन वायल। प्लेन वायल तो सबसे ज़्यादा जो गलती प्लेन, जैसा कि नाम है प्लेन, तो ये मान लिया जाता है जैसे ये हमारे पास वायल है, ब्लू कलर की कैप है, इसमें सोडियम सिट्रेट है। ये हमारे पास EDTA वायल है, इसमें EDTA है। ये हमारे पास है RBS के लिए सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट, ये ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है, तो इसमें भी एंटीक्लाट है। तो सब में एंटीक्लाट है, तो इसका प्लेन वायल है। तो 90% लोगों को यही मालूम रहता है कि प्लेन, लेकिन ध्यान से इसमें देखो प्लेन के साथ लिखा है क्लाट एक्टिवेटर। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो प्लेन के साथ इसमें लिखा है क्लाट एक्टिवेटर। तो प्लेन वायल में प्लेन ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होता, इसमें क्लाट एक्टिवेटर होता है, क्लाट को प्रमोट करने वाला। बाकी 3 वायल में एंटी कोआगुलेंट होता है, क्लाट को बनने से प्रिवेंट करें। तो प्लेन वायल का नाम प्लेन है, इसमें क्लाट एक्टिवेटर होता है, तो ध्यान देना है। इन तीनों वायल में कोई ना कोई एंटी कोआगुलेंट होता है। तो सबसे पहले हम प्लेन वायल का करते हैं। जैसा कि आप पहचानें कैसे, रेड कैप है प्लेन वायल। प्लेन वायल में क्लाट एक्टिवेटर। अब क्लाट एक्टिवेटर का यूज क्या है? कोई भी सीरम की जांच प्लेन वायल में जाएगी। सीरम की कोई भी जांच प्लेन वायल। और सीरम निकालते हम ब्लड है, सीरम बनेगा कैसे? जब वो क्लाट हो जाए। जितना जल्दी क्लाट होगा उतना जल्दी सीरम तैयार होगा। तो इसलिए हम इसमें क्लाट एक्टिवेटर ऑलरेडी होता है। तो ये प्लेन वायल नाम है इसका, प्लेन नहीं होता, इसमें क्लाट एक्टिवेटर होता है जो ब्लड को जल्दी से क्लाट करके सीरम को निकाल देगा। और उसी सीरम में अब इसमें कोई जितने भी सीरम, जितनी प्रोटीन होती हैं सब सीरम में होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होता है सब सीरम में होता है, LFT, KFT। आप इन सब के नाम याद कर, बचा रिमेनिंग सब आपको इसमें कर देना। इसके साथ क्या, LFT, KFT, ठीक है। और इसके बाद जितने भी प्रोटीन की जांच, प्रोटीन कोई भी प्रोटीन, जितने भी प्रोटीनेशियस जांच, बहुत लंबी लिस्ट है, प्रोटीन वाली कोई भी जांच हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसी में जाएगा सब कुछ। तो मान कर चलिए अभी इसको याद ना करके 2-3 याद, सब कुछ इसमें जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये है, मैंने बताया सोडियम फ्लोराइड उसमें होता है, ठीक है। ये पर्पल या ब्लैक मान सकते हैं आप, ठीक है। इसकी खास बात है इसमें सोडियम फ्लोराइड, तो आपने जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ा होगा तो वहाँ सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को इनहिबिट करेगा। तो RBC के अंदर जो ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा था वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होता, RBS, अगर आपने मान लिया इसमें सैंपल निकाल के दे दिया किसी और वायल में, तो उसके अंदर RBC है, RBC उस ग्लूकोज का यूटिलाइज करता रहेगा, तो धीरे धीरे मान लो इस सैंपलिंग का प्रोसेसिंग 6 घंटे बाद हुआ, तो 6 घंटे तक तो इसकी RBC ग्लूकोज को खा जाएगी, तो इसमें फॉल्स लो रीडिंग आ जाएगा। इसलिए इसमें सोडियम फ्लोराइड वाले एंटीकोआगुलेंट में RBS, रैंडम ब्लड शुगर या प्लाज्मा शुगर के लिए, जो प्लाज्मा शुगर डायबिटीज़ या जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, उसमें जो भेजते हैं टेस्ट को तो कराने के लिए डायबिटीज़ के लिए, तो हम ये वायल यूज करते हैं, ताकि इसमें जब इसमें डाल दें उसके बाद ग्लूकोज यूटिलाइजेंट ख़त्म RBC के अंदर, तो एक सही रीडिंग आएगी, प्रॉपर रीडिंग आएगी। नेक्स्ट ये होता है EDTA वायल। EDTA वायल आपका अगर चारों में देखा जाए तो सबसे कॉमनली प्लेन वायल और EDTA वायल में, EDTA वायल में आपका CBC जाता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जाता है, ठीक है। तो CBC सबसे जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन हर किसी का होता है CBC। इसके अलावा आपका जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और HB1AC, जो ब्लड के जो सीरम से रिलेटेड जांचें नहीं हैं, RBS इसके लिए हुआ। सीरम के अलावा जो अदर जांचें हैं वो सब आप EDTA में याद कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल CBC याद कर ली, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आप जो सैंपल भेज रहे हैं, और आप ये HB1AC जो डायबिटीज़ के लिए कराते हैं, ये 3 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है सोडियम सिट्रेट होता है, ब्लू कलर की वायल।
सोडियम सिट्रेट। ये वायल हम स्पेशली PTINR और APTT के लिए, जब हम कोई भी टेस्ट PTINR और APTT टेस्ट कराना चाहते हैं उसके लिए हम इस वायल में सैंपल भेजते हैं। इसमें एक खास बात होता है कि कम से कम 2.5 ml सैंपल होना चाहिए फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, नहीं तो रिपोर्ट फॉल्स आई। तो इसमें एक मार्किंग बनी हुई यहाँ पे, ये एक मार्किंग बनी हुई, ये एटलीस्ट यहाँ तक सैंपल होना चाहिए। ये जो मार्किंग बनी है यहाँ पे 2.5 ml हो जाता है, तो एटलीस्ट 2.5 ml सैंपल होना चाहिए प्रॉपर, नहीं तो क्लाट आ जाता है या कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो जाता है, रिपोर्ट सही नहीं आती है। और अगर आपने मान ली 2.5 ml को 2 ml भेजा, 2 ml खून वेस्ट हुआ, 2 दिन बाद 2 ml भेजे 6 ml, इसलिए इसमें ध्यान रखना होता है 2.5 ml के आसपास एटलीस्ट या उससे ज़्यादा सैंपल होना चाहिए। तो हमारे पास ये 4 वायल हो गए, हर वायल के अलग अलग अपने अपने यूज हैं, अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं शोल्डर रोल। ये इसके अंदर काटन होता है, काटन को हम एक लंबाई में बना के उसके ऊपर बैंडेज लपेटते हैं, बैंडेज लपेट के बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एक तो डेप्थ पूछा जाता है कि डेप्थ कितना होना चाहिए और इसकी लंबाई कितना हो जाए। तो लंबाई इसका 15 से 20 सेंटीमीटर, मतलब इतना, चूँकि ये न्यूनेट में यूज किया है तो न्यूनेट के शोल्डर रोल होता है, शोल्डर में आ जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर, जैसे ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लगभग आपका 15 से 20 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, तो इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस या डेप्थ क्या होना चाहिए, तो ये 1 इंच या 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं 1 से 1.5 इंच लिखा है, तो आप 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक मान सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 से 2.5, अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस होगा, एक्चुअली ये होता क्या है, शोल्डर रोल पे लगाते हैं न्यूनेट को ऐसे, तो जो हमने बताया है कि जैसे ये है एक नली, इस तरह से पानी जा रहा है, तो यहाँ पे किंकिंग होगा तो पानी रुक के जाएगा, लेकिन अगर ऐसे सीधे रहेगा तो पानी आसानी से, तो उसी तरह अगर एयर जा रहा है तो एयर भी अगर ये रुक के जाएगा आसानी से। तो हमने क्या होता है, जो ट्रेकिया है या जो एयरवे है न्यूनेट का, उसको स्ट्रेट लाइन में करना होता है। स्ट्रेट लाइन में करने के लिए जो हेड होता है, जैसे ये हेड है, ना फ्लेक्शन में होना चाहिए ना एक्सटेंशन में होना चाहिए, स्लाइड एक्सटेंशन होना चाहिए। स्लाइड एक्सटेंशन करने के लिए हम पीछे शोल्डर रोल लगाते हैं। जब हम शोल्डर रोल लगा देंगे, न्यूनेट को इस पर लटाएंगे, तो न्यूनेट का जो हेड है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड हो जाएगा और जो सारे एयरवे हैं वो एक प्लेन पे हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें ये एयरवे को स्ट्रेट और पैटर्न रखने के लिए यूज करते हैं। चूँकि ये शोल्डर के नीचे यूज करते हैं तो इसको शोल्डर रोल बोलते हैं, शोल्डर रोल, ठीक है। क्या यूज है शोल्डर रोल, आप किसी भी बच्चे, क्योंकि हर सारे न्यूनेट को ज़रूरत पड़ सकती, सारों में एक्सटेंडेड रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो एयर अच्छा जाएगी, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हेड रोल बोलते हैं, ठीक है। ये हेड इंड में लगाया जाता है। अब इसकी भी साइज, जो थिकनेस है वही है, जो साइज ये वाला पार्ट है, सरकमफ्रेंस है, वो डिपेंड करेगा। छोटा न्यूनेट है, इतना होना चाहिए कि न्यूनेट का सर इस पे आ जाए, इसके बहुत बाहर ना जाए, और ये न्यूनेट का सर इस पे ग्राउंड को ना टच करे। अगर ग्राउंड को टच कर जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं रहा। तो ऐसा पड़े इस पे कि एकदम उसका सर जो है, हेड है, वो ग्राउंड को नीचे ना टच करे और इसी के ऊपर है। ये बेसिकली हेड स्टेबलाइजेशन के रूप में है कि कोई बच्चा इंटूबेटेड है या कोई बच्चा CPAP है, NIPV पे है, ताकि वो इधर उधर करके वो निकाल ना दे। अगर वो निकाल देगा, हेड अनस्टेबल रहेगा तो निकल जाएगा, तो हो सकता है आप तो कहें ET निकल गया, बच्चा साइनोस हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हेड स्टेबलाइजेशन के लिए, इसलिए इसको हेड रोल बोलते हैं। और ये सारे बच्चों में नहीं यूज हेड स्टेबलाइज, क्योंकि बच्चे को, अगर बच्चा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे नहीं है, तो बच्चे के मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट होगा तो एक्टिविटी उसकी अच्छी रहेगी। तो उसी बच्चे में जो सिक बच्चे होते हैं, वेंटिलेटर पे भी होते हैं, वेंटिलेटर पे भी स्पेशली ET, एंडोट्रेकियल ट्यूब मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो या NIPV पे हो या CPAP पे हो, सिक बच्चे हों, उनके हेड स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हाइपो स्पाइनल नीडल।
तो स्पाइनल नीडल को हम सिर्फ अभी दिखा रहे हैं। स्पाइनल नीडल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ब्लैक बोर्ड पे कि कितने लेयर में पियर्स करते हैं, कैसे करते हैं, लंबर पंचर के सिग्निफिकेंस क्या है। पीडियाट्रिक में एईएस मेनिंजाइटिस केस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लंबर पंचर आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।